आज आरएसएस की एक बहुप्रतीक्षित मीटिंग शुरू हुई जिसमें कि भाजपा के अभी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी दर्शक बोले या सुनने वालों की दीर्घा में बैठे हुए थे। और मैंने देखा कि आरएसएस के कुछ समर्थक इसको काफी प्रशंसा भाव से ग्रहण कर रहे थे कि जिन नड्डा ने कहा था कि अब जरूरत नहीं है आरएसएस की, वो आरएसएस की मीटिंग में इस तरीके से बैठे हुए हैं। इस मीटिंग से या ये जो 3 दिन की इनका मंथन है उससे कुछ राजनीति में कुछ बड़े निर्णय होने की संभावना हम देख सकते हैं। देखिए, जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसने दो लोगों की दो किस्मत, भारतीय लोकतंत्र की किस्मत के दो दरवाजे खोले हैं उन्होंने। पहला तो यह है कि भारतीय लोकतंत्र को उससे बड़ा फायदा हुआ है और विपक्ष जो कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अप्रासंगिक होता जा रहा था, वो न केवल प्रासंगिक हो गया बल्कि भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। यानी एक क्षण में केवल 63 सीटें कम होने से पूरा चुनावी राजनीति का चक्का इस तरह घूमा है कि परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। एक तो फायदा ये हुआ है। दूसरा बड़ा फायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से मोदी का जो प्रभामंडल था उसके नीचे, वो उसके सामने संघ और संघ के सरसंघ चालक वगैरह वगैरह सब लोग धूमिल हो गए थे और ये लोग मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे चुपचाप कोने में। बोलते भी थे तो उनकी आवाज कोई सुनता सुनाता नहीं था। संघ भले ही किताब के रूप में उनके भाषणों को छापता छूपता रहे लेकिन उनका कोई असर नहीं होता था। इसीलिए, और इसकी पराकाष्ठा तब हुई जब नड्डा साहब ने कहा कि अभी हमें भाजपा चलाने के लिए हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। हम जब छोटे थे तब उसकी जरूरत थी, अब हम बड़े और शक्तिशाली हैं और हम अपना संचालन स्वयं कर सकते हैं, ये सब कहा। अच्छा, अब उसमें क्या हो गया, मेरा मानना है कि अभी भी अगर मोदी जी को 300 प्लस सीटें मिल जाती तो अभी भी पिछली वाली स्थिति ही चलती रहती। ये लोग मुंह पे पट्टी बांध के ही कोने में बैठे रहते। ऐसा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ ये तलवारें सूद के मैदान में निकल आते, ऐसा नहीं है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही अवसरवादी किस्म के संगठन के तौर पर सामने आया है और इतना अवसरवादी है कि उसकी प्रतिष्ठा का हनन लगातार हो रहा था पिछले 10 साल से। उसको लगातार सिंगट्टा दिखाया जा रहा था, उसको ठेंगा दिखाया जा रहा था और ये लोग सब मन महसूस कर अपमान बर्दाश्त करते हुए चुपचाप बैठे हुए थे। आप देखिए ना, जब 2019 के चुनाव की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन लोगों के ऊपर दबाव डाला कि आप बनाइए, संसद में कानून बनाइए और राम मंदिर का रास्ता साफ हो। और यहां तक कि इसको दबाव डालने के लिए उन्होंने रामलीला मैदान में बड़ी सी रैली भी कर डाली संघ ने। मोदी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। मोदी ने साफ मना कर दिया उसकी पूर्व संध्या पर, हम ये ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल ने अपने आप को पूरी तरह सिकोड़ लिया। फिर 2019 में मोदी जी ने एक मशहूर जीत भी हासिल की, उसके बाद उसने और अपने आप को सिकोड़ लिया। तो देखिए, संघ जो आज थोड़ा बहुत मोदी के खिलाफ जो एक चुनौती भरी भाषा का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, तो वो उस अवसर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें संघ की, भाजपा की 63 सीटें कम होने के कारण प्राप्त हुआ है। तो नड्डा साहब वहां जो बैठे हुए हैं, मेरा तो मानना ये है कि अगर 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती तो हो सकता पलक्कड़ में जो अधिवेशन हो रहा है संघ का, उसमें नड्डा साहब जाते ही नहीं। तो और बाद में रिपोर्ट करते जाके भाजपा को ये हमने निर्णय लिए। उनका कोई सरकारवाह या जो भी उनका कोई पदाधिकारी जाके रिपोर्ट करता कि हमने ये निर्णय लिए। उस वक्त तो स्थिति ये थी कि एक बार झंडेवालान पे होने वाली बैठक में मोदी जी से कहा गया कि सरकार और संघ के बीच में अच्छा समन्वय और बेहतर बनाना चाहिए। तो मोदी ने पलट कर जवाब दिया कि कोई समन्वय सरकार और आपके बीच में नहीं होगा। आपको जो समन्वय करना हो पार्टी के साथ कीजिए। सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संघ के जितने पॉइंटमैन सरकार के भीतर काम करते थे, उस मोदी के जमाने में उनकी संख्या बहुत कम रह गई। मोदी ने बहुत कम लोगों को सरकार में काम करने की इजाजत दी। इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव ने एक बार विस्तार से ये सब संख्या सब बनाई थी कि वो अटल जी के जमाने में सरकार में कितने लोग काम करते थे संघ के और मोदी के जमाने में कितने लोग काम करते थे। तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड पर है। और गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने सरकार में संघ के हस्तक्षेप को तकरीबन जीरो कर दिया था, बिल्कुल जीरो कर दिया था। कोई हस्तक्षेप नहीं था। इवन संघ के बड़े बड़े पदाधिकारियों को वह मंत्रालय में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। ये स्थिति थी। इसीलिए संघ कभी नहीं चाहता था कि इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हुई
जिसमें संघ भी बेबस हो गया, ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो गए और भाजपा को बहुमत भी प्राप्त हो गया। इसके बाद ये उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते चले गए और पार्टी के अंदर से कहीं से उनके लिए न पार्टी के अंदर से चुनौती मिल पा रही थी और जो पार्टी के बाहर विपक्ष था वो भी चुनौती नहीं दे पा रहा था। तो अब जो स्थिति बनी है इससे लोकतंत्र को फायदा हुआ है और साथ साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये लाभ हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बागडोर मोदी और अमित शाह के हाथ से पूरी तरह छीन ले। अभी जो राजनाथ सिंह जी के घर पर बैठक हुई थी, उस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि वही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बनेगा जिसको हम पसंद करेंगे, इस पे हम टिक मार लगाएंगे। ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता जो हमारी पसंद ना हो। मतलब अब ऐसे व्यक्ति की, मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति की खोज हो रही है जो मोदी जी का भी पसंदीदा हो और साथ में भागवत जी का भी पसंदीदा हो। और अगर दोनों का एक साथ पसंदीदा व्यक्ति नहीं मिला तो व्यक्ति वही बनेगा जो कम से कम भागवत जी का पसंदीदा तो हो ही, मोदी जी का पसंदीदा हो या ना हो। तो इस प्रकार की स्थिति है और मोदी जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने रहने के पीछे भी यही बात है। सब लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त होगा। जैसे ही वो नया अध्यक्ष नियुक्त होगा, वो तमाम जिलों के और प्रदेशों के भाजपा में सब ओवरहाल किया जाएगा, नीचे से ऊपर तक सब पूरा का पूरा मामला बदला जाएगा और उसे बदलते ही और संघ की हमदर्दी योगी जी के साथ में। तो उस स्थिति में मोदी के लिए असंभव हो जाएगा योगी जी को 2027 तक मुख्यमंत्री पद से हटाना। और ये मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रतिष्ठा है, जो उनका दबदबा है, उस दबदबे को एक बार और बहुत बड़ी ठेस लगेगी इससे। और इसका असर जो सहयोगी दल हैं उनके भाजपा और मोदी जी के प्रति रवैये पर भी पड़ेगा, क्योंकि बातें केवल पार्टी के अंदर ही नहीं रहती, वो बाहर भी जाती हैं। आनंद सर, एक प्रश्न में राहुल गांधी की भारत दो जो उन्होंने लिखा था उस यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस से कुछ संकेत मिला। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है कि आगे वो क्या करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो युवाओं को आकर्षित करना चाह रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है? क्या वो युवाओं को जोड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका फायदा हो सकता है? कमल जी देखिए, उस भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे हैं उसको। मेरे दो उसमें तरह से मैं देख रहा हूँ। पहली चीज ये है कि किसी भी नेता के लिए एक मुश्किल ये होता है कि वो सरकार में तो है नहीं, तो सरकार में मोदी जी जाके भाई कभी शिलान्यास करेंगे तो कुछ बात बोलते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट हरदम चलती नहीं है, तो वो करें क्या? अब वो हर जगह जाएं और भाषण दें और फिर यही कहें कि जाति जाति तो जनगणना करो, जाति, मतलब रिटोरिक भी तो चेंज होना चाहिए ना, लोग थक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को दो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं और वो जो भारत जोड़ो यात्रा से शायद उन्होंने सीखा है। भारत जोड़ो यात्रा से दो चीजें हुई, एक तो उनका जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अच्छा हुआ लोगों के साथ और संवाद अच्छा हुआ। और वो संवाद में किसी बीच वाले के थ्रू नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट संवाद कर रहा। वो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो लोको पायलट ड्राइवर हो, डीटीसी बस कंडक्टर हो, जो कोई भी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो जो अभी ये काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो उसपे बिल्कुल साफ लिखा है कि जहां-जहां आप राहुल गांधी जाएँगे, वहां शाम को या मतलब जो भी उनका रहता है, उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो नंबर 2 थी, उसमें जहाँ पे भी शाम को रुकते थे, वहां पे लोकल बच्चे और कुछ हमारे ट्रेनर और हम लोग आके उनको ये सिखाते थे। और फिर उसके पीछे उनका एक अपना दर्शन है कि उसको इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, ये नॉन वायलेंस है, ये आत्मरक्षा के लिए है, इससे ये चीज़ें होती हैं। और मेरे ख्याल में तो उससे, और वो फिर मैं उनसे संवाद भी करूँगा। तो अब ये मानी हुई बात है कि वो हो सकता है कि 10-12 वर्ष के बच्चे भी हों और एक 20-22 तक, क्योंकि वो बच्चे अगर ये कहना कि केवल वोटर से बात करना है, वो गलत होगा। उसमें से ज्यादातर बच्चे जो आएंगे, जो मेरी समझ है, वो वोटर नहीं होंगे, लेकिन उनके सामने एक युवक ऐसा होगा खड़ा, एक युवक नहीं बोलूंगा, अब वो जो अधेड़ हैं कुछ लोगों को लगता है, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जो उनके साथ बात कर रहा है और उनके साथ उन चीजों को कर रहा है जो वो करना चाहते हैं, उनको सिखा रहा है। तो एक तरफ तो अपना संवाद और जुड़ाव भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक और काम कर रहे हैं,
वो बिना बोले, बिना कहे मोदी जी के लिए एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। अब मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी भारत योग दिवस नहीं, वर्ल्ड योग दिवस मनाते हैं, जिसमें खूब सरकारी खर्चे पे वो काम करते हैं। किसी को नहीं याद रह जाता है। लेकिन राहुल गांधी अगर कहीं पे भी जाके, मैं ये कह रहा हूं कि 50 लोगों से ही बात करते हैं, लेकिन अगर एक महीने में वो इस तरह के अगर 10 शिविर भी करते हैं, तो उनके पास वो 5,000 की, वो कोई मेंबरशिप ड्राइव की बात नहीं है। बीजेपी मेंबरशिप ड्राइव कर रही है कि 2 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव है। उत्तर प्रदेश में टारगेट है कि 5 लाख मुसलमानों को इस बार मेंबर बनाना है। आप भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 5 लाख टारगेट है वो किस तरह से बनेंगे। और पार्टी की मेंबरशिप, और खास करके बीजेपी और कांग्रेस की मेंबरशिप, घर में बैठ के पर्ची फाड़ी जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ मतलब रहता है कि वो पैसा वहां पे पहुंच जाए। वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप नहीं है जहां पे कार्ड होल्डर है और उनका एक अपना प्रक्रिया है। तो मेरा कहना यह है कि ये बीजेपी के सदस्यता अभियान का जवाब भी है, जहां पे अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वो उस पूरे उसको, वो केवल युवकों को नहीं आंदोलित कर रहे हैं, वो उस पूरे वहां के कांग्रेस के उस ढांचे को भी आंदोलित कर रहे हैं। अब वो ढांचा चरमराएगा, टूटेगा, वो होगा, रिपेयर होगा, कहीं से लीक हो रहा होगा, उसमें कुछ मरम्मत होगी, पता लगेगा कि यहाँ बहुत खराब है, यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन उस ढांचे का भी आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश जरूर होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1 साल चल गया, तो 1 साल के अंदर ही आप बहुत कुछ चीज चेंज देखेंगे। वो किसी से ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। वो ये कहेंगे प्रश्न पूछो, वो ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, आप क्यों नहीं प्रश्न पूछते हो, आपके इसका क्या होगा। तो अगर इस देश में लोग प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, और खास करके अगर नई नई पीढ़ी प्रश्न पूछना शुरू कर देगी, तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को वोट मिले या ना मिले, लेकिन इस देश के लोकतंत्र कह लीजिए, इस देश के समाज के लिए एक बड़ा काम वो करने जा रहे हैं मेरे हिसाब से। कमल जी। आनंद सर, एक और छोटी-सी मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा। पिछले हफ्ते ये घटना और काफ़ी चर्चा में रही कि स्मृति ईरानी ने थोड़ी राहुल गांधी की तारीफ़ कर दी कहें, या उनके पक्ष में टिप्पणी कर दी, या ये मान लिया कि उनकी राजनीति थोड़ी कारगर हो रही है अब। क्या हम ये कहें कि विपक्ष के नेता के रूप में ये उनकी मजबूत होती स्थिति को दिखाता है, या स्मृति ईरानी के तेवर कुछ बदल रहे हैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको महत्व नहीं मिल रहा है? नहीं, दोनों चीजें हैं। एक तो मेरे ख्याल में एक ये भी है कि आप जितना भी कर लें, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। याद करिए जब स्मृति ईरानी हारी थी, तो उसके और नहीं, उनका, उन्होंने जब घर खाली किया था, तो कांग्रेस के जो पक्षधर के वाले ट्रोल्स थे, उन्होंने ट्रोलिंग शुरू की थी स्मृति ईरानी की। राहुल गांधी ने तुरंत इंटरवेंशन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये उचित नहीं और आप इसको तुरंत बंद करिए, और वो बंद हो गई थी ट्रोलिंग। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जितने भी वो भी हो, आपने मन में जो भी किया हो, आपको बैक ऑफ द माइंड में तो लगता है ना कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने गाली देने वाले को कहा कि नहीं, गाली मत देना। ये पहले की पुरानी परंपरा ये थी कि कोई इस तरह की गाली, तो एक तो शायद उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर रहा होगा, चाहे 1% है कि 50% है, ये अलग बात है। दूसरी जो आपने बात कही कि इस समय वो बीजेपी के नेतृत्व से गुस्सा है, ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि बीजेपी उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहिए था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2019 की बीजेपी के अगर पहले 3 नायक नायिकाएं माने जाएंगे, तो उसमें स्मृति ईरानी थी। उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, और राहुल गांधी को हराने से कोई माने चाहे ना माने, उत्तर प्रदेश में बीजेपी उत्तर कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। वो बुरी हालत दिखती भी। वहां पे अगर वो हार के आ रही हैं और राहुल गांधी को चैलेंज करने जा गई हैं और हार के आ रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को या किसी को ये बेसिक राजनीति, या तो इन लोग विपक्ष के कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह की पार्टियों में काम नहीं किए हैं, क्योंकि अगर वो आज स्मृति ईरानी को अच्छी जगह देते तो वो चिढ़ाने का काम भी करते कि तुमने किशोरी लाल शर्मा से हरवाया, तो मैंने हारे चाहे जीते, मैंने इसको कैबिनेट मंत्री तो बनाना ही है, और ये फिर कैबिनेट मंत्री बनेगी, और मैं कुछ इसको ऐसा प्रभाव दूंगा जिससे सबसे ज्यादा तुम प्रभावित हो। मेरा कहना यह था कि पॉलिटिक्स ये होती है। अब आपने वो हार गए तो आपने उनको किनारे कर दिया, वो आप कंगना रनौत को ले आया, वो कंगना रनौत को ले आके घुमा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है वो उनका गुस्सा भी है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी अहमियत को फिर से रखना चाहती है। एक चीज याद रखिएगा, वो वो नेशनल पॉलिटिक्स में, मतलब मैं नेशनल पावर पॉलिटिक्स, इलेक्शन की राजनीति में मोदी जी और अमित शाह से पहले से हैं। वो इलेक्शन हारी हैं, वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन हारना जीतना सेकेंडरी होता है। इलेक्शन में वो
पावर पॉलिटिक्स के इलेक्शन के गेम को समझती हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रॉ है और कहीं से भी आके बोल रही हैं। तो अगर वो बोली हैं तो हो सकता है संगठन में उनको लगता हो कि मुझे कोई अहमियत मिलनी चाहिए, और कुछ लोगों की दबी ज़ुबान में ये भी कहना है कि शायद दिल्ली में भी एक चेहरा स्मृति ईरानी का भी हो सकता है। अब वो मोदी जी यील्ड करेंगे, नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लास्ट के जब उनका कैबिनेट चल रही थी, मतलब मोदी जी की मोदी 2 में उनको वो अहमियत तो नहीं दी जा रही थी, ये साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो मोदी जी की उतनी मतलब पास करीबी की नेता नहीं रह गई। कमल जी। अब सर ये आनंद सर की आखिरी टिप्पणी से ही एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है कि उन्हें एक चेहरा दिया जाए जो केजरीवाल के सामने खड़ा हो अगले विधानसभा चुनाव के लिए। क्या आपको लगता है कि आसपास ऐसा कोई चेहरा है, दिल्ली के स्तर पर कोई ऐसा नेता है जो केजरीवाल का मुकाबला कर सकता है, उनकी लोकप्रियता का या उनकी जो वैधता एक तरीके से हम बोले अभी भी दिल्ली की जनता में है या नहीं, उस पर भी अगर आप कुछ टिप्पणी करें तो? देखिए, दिल्ली में अगर किसी नेता की बात, दिल्ली का नेता तो एक ही है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष, किसी की भी राय ले लीजिए, वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का सबसे बड़ा नेता, सबसे प्रभावी नेता एक ही है, वो अरविंद केजरीवाल। ना भाजपा के पास उस कद का कोई नेता है, ना कांग्रेस के पास उस कद का कोई नेता है। और आप नजर दौड़ाइए दोनों पार्टियों में, हम सब जानते हैं दोनों पार्टियों के पास कौन कौन से नेता हैं और कौन कौन से नेता हो सकते हैं, कोई कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को और हम सब लोगों को इस प्रश्न में सोचना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जिसको लगातार 31 से 38% के बीच वोट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6 चुनाव में अगर आप देख लें, पिछले 30 साल में हर चुनाव में 31 से 38% के आसपास भाजपा को वोट मिलता है, लेकिन वो चुनाव फिर भी नहीं जीत पाती। अंतिम बार मदन लाल खुराना के नेतृत्व में जीती थी चुनाव, उसके बाद तो कभी भाजपा चुनाव जीती नहीं। और मदन लाल खुराना ही अंतिम बार तक, उस वक्त तक दिल्ली का अगर कोई नेता था तो मदन लाल खुराना था। अच्छा, अब एक ऐसी पार्टी दिल्ली को एक नेता क्यों नहीं दे पा रही है, एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत क्यों नहीं दे पा रही है जो एक मंच से खड़े होकर सारी दिल्ली को संबोधित करे, उसके विरोधी हो या समर्थक हो ये माने कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय आवाज है, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय चेहरा है। मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो उनका सांगठनिक कार्यकाल भी है और सरकारी कार्यकाल भी है, आप देखेंगे कि जो क्षेत्रों के जितने भी नेता थे वो सब खत्म हो गए, सारे के सारे। और मोदी जी के कहने से जो नेता आए, देखिए वसुंधरा राजे राजस्थान की महत्वपूर्ण और स्थापित नेता थी, मान्यता प्राप्त नेता थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मान्यता प्राप्त नेता थे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे वो वहां के मान्यता प्राप्त नेता थे, वो सब खत्म हो गए। उनकी जगह जो लोग आए हैं छुड़वैये हैं। इसी तरीके से मोदी जी ने जिन जिन लोगों को क्षेत्रों में नेताओं के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया, वे सारे के सारे छुड़वैये ही साबित हुए, उनमें से कोई भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राष्ट्रीय नेता की पार्टी है जिसके इर्द गिर्द नेतृत्व की कोई दूसरी कतार मौजूद ही नहीं है ही नहीं दूसरी कतार। कितने मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, लेकिन किसी की कोई भी औकात नहीं है, किसी की कोई भी औकात नहीं है। ऐसी पार्टी उन लोगों ने बना ली है। और इसी का नतीजा ये है कि आज दिल्ली की जो भाजपा है उसे आला कमान से कहना पड़ रहा है कि भाई हमें आप एक चेहरा बता दीजिए, इसको हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में पेश करें। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां एक जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि दिल्ली में पहला चुनाव जीतकर जनसंघ को लगा था कि वो कभी सत्ता में आ सकता है। दिल्ली की महानगर पालिका का चुनाव जीतकर जो इन लोगों को पहली बार सत्ता का स्वाद मिला था। और एक ऐसी जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता है, न कोई उसके पास रणनीति है। और उसके जो राष्ट्रीय नेता हैं जो बहुत बड़े तुर्रमखा होने का दावा करते हैं, वो भी भाजपा को दिल्ली में चुनाव जिताने में असमर्थ है। क्या इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने धैर्य नहीं दिखाया? मिसाल के तौर पर वो हर्षवर्धन के साथ टिके रहते या किरण बेदी के साथ तो उनको सफलता मिल सकती थी कि एक चेहरा स्थापित कर दिया। असल में है क्या कि किरण बेदी को तो ऊपर से लाया गया था, वो तो अपस्टार्ट नेता थी, उनको कभी वो तो इसलिए उनके साथ हर्षवर्धन एक नेता थे जिनके ऊपर प्रयोग किया जा सकता था। 2013 में
उनके नेतृत्व में भाजपा को शायद 27 या 28 सीटें 31 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई थी। और आम आदमी चूंकि सबसे बड़े दल के होने के बावजूद उसको कोई समर्थन नहीं आता, तो सरकार नहीं बना पाया। अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की मदद से। लेकिन उसके बाद हर्षवर्धन का बड़ा अपमान किया गया। हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र भी छीन के किरण बेदी को दे दिया गया और फिर पूरी तरीके से भाजपा साफ हो गई वहां पे। तो जाहिर है इन सब लोगों की कमियां तो हैं ही, लेकिन ये कमी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में ही भाजपा की हालत है। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आनंद जी से और अभय जी से देश की राजनीति में हो रहे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। आप दोनों लोग को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू कमल।